हेलो फ्रेंड्स, माँ शारदे क्लासेज में आपका स्वागत है। इंडियन पॉलिटी की एम लक्ष्मीकांत की सीरीज में आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण जो फैक्ट है संविधान सभा के बारे में उसे जानेंगे। पहला फैक्ट है कि संविधान सभा द्वारा प्रतीक के रूप में हाथी को अपनाया गया था। किसको अपनाया गया था? हाथी को। संविधान सभा द्वारा प्रतीक यानी कि मुहर के रूप में ना, मुहर के रूप में हाथी को अपनाया गया था। हाथी को अपनाया गया था, ठीक है। और हाथी को मतलब जैसे अगर आपने 1857 की क्रांति पढ़ी हो ना, तो 1857 की क्रांति में हम देखते हैं कि जो प्रतीक था वो कमल और चपाती को बनाया गया था, ठीक है। उसी तरीके से संविधान सभा के द्वारा जब संविधान का निर्माण किया जा रहा था तब उन्होंने हाथी को अपने प्रतीक के रूप में चयन किया था, ठीक है। फिर सेकंड फैक्ट है कि सर बी एन राव इनको क्या किया गया? इनको संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। सर बी एन राव को संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। अर्थात ये क्या थे? ये कानूनी सलाहकार थे, ठीक है। यानी कि संविधान सभा इनसे क्या करती थी? इनसे कानूनी सलाह लेती थी, ठीक है। तो सर बी एन राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। सर बी एन राव को क्या किया गया? संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया, ठीक है। फिर एच वी आर अयंगर, क्या है तीसरा फैक्ट? एच वी आर अयंगर है ना, एच वी आर अयंगर, एच वी आर अयंगर इनको क्या किया गया? इनको संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया। क्या किया गया? संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया। एच वी आर अयंगर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया। ठीक है। संविधान सभा द्वारा हाथी को क्या किया गया? हाथी को प्रतीक के रूप में अपनाया गया। पर फिर सर बी एन राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया और एच वी आर अयंगर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया, ठीक है। फिर एच एन मुखर्जी कौन थे? एच एन मुखर्जी को संवैधानिक सभा का मुख्य प्रारूपकार नियुक्त किया गया, ठीक है। संविधान सभा का क्या किया? मुख्य प्रारूपकार किसे नियुक्त किया गया? तो एच एन मुखर्जी को। एच एन मुखर्जी, ठीक है। इनको संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार है ना, मुख्य प्रारूपकार नियुक्त किया गया। एच एन मुखर्जी को संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार नियुक्त किया गया, ठीक है। फिर थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। कौन थे? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इन्हें भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक थे। कौन थे ये? भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक, यानी कि उनको लिखने वाले, इनकी हैंड राइटिंग अच्छी थी तो इन्होंने क्या किया? संविधान का सुलेखन किया ना, उसका लेखन किया। वो थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ठीक है। इन्होंने क्या किया? संविधान का सुलेखन किया। संविधान का सुलेखन यानी इन्होंने अपने हाथ से संविधान को लिखा है, ठीक है। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने क्या किया? संविधान का सुलेखन किया, ठीक है। फिर और इन्होंने जो ये लिखा है इटैलिक शैली में लिखा है। किसमें लिखा है? इटैलिक शैली में, ठीक है। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने संविधान का सुलेखन किया इटैलिक शैली में, ठीक है। फिर जो हमारा संविधान है, ठीक है, उसका क्या? उसका सौंदर्यीकरण और सजावट वो है ना शांति निकेतन जो आश्रम था, ठीक है, शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा किया गया था, जिनमें थे नंदलाल बोस और बिहुअर राम मनोहर सिन्हा, ठीक है। तो हमारे संविधान का संविधान की सजावट और सौंदर्यीकरण, ठीक है। संविधान की सजावट और सौंदर्यीकरण किनके द्वारा किया गया? तो ये किया गया शांति निकेतन के कलाकार है ना, शांति निकेतन के कलाकार थे राम मनोहर सिन्हा।
ठीक है, राम मनोहर सिन्हा और नंदलाल बोस, है ना। कौन थे? नंदलाल बोस। इनके द्वारा क्या किया गया? इनके द्वारा शांति निकेतन के कलाकार थे राम मनोहर सिन्हा और नंदलाल बोस। इनके द्वारा हमारे संविधान की जो वो किताब थी ना, उसका सौंदर्यीकरण, उसकी सजावट की गई। ठीक है, उसका लेखन किसके द्वारा किया गया? तो उसका लेखन किया गया प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ठीक है, और उसकी सजावट है ना, वो किया गया राम मनोहर सिन्हा और नंदलाल बोस द्वारा। ठीक है, फिर मूल प्रस्तावना जो थी, ठीक है, प्रस्तावना को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा हस्तलिखित किया गया। ठीक है, ये जो प्रस्तावना को भी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे, इन्होंने ही हस्तलिखित किया गया, और उसका सजावट जो किया गया वो नंदलाल बोस के द्वारा किया गया। ठीक है, तो संविधान प्रस्तावना, मैंने आपको बताया था प्रस्तावना संविधान की सबसे अंतिम रूप से जोड़ी गई थी। ठीक है, तो प्रस्तावना का सजावट और सौंदर्यीकरण है ना, वो भी नंदलाल बोस ने किया। ठीक है, और उसका सुलेखन तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने किया था। ठीक है, मूल संविधान का हिंदी का सुलेखन, ये तो इंग्लिश में जो लिखा गया था। ठीक है, हिंदी का जो सुलेखन किया गया था वो वसंत कृष्ण वेद के द्वारा किया गया। ठीक है, मूल संविधान का हिंदी में जो लेखन किया गया वो वसंत कृष्ण वेद द्वारा किया गया। ठीक है, किनके द्वारा किया गया? वसंत कृष्ण वेद द्वारा हिंदी में सुलेखन किया गया। ठीक है, और उसका नंदलाल बोस ने उसको भी सजावट की गई। ठीक है, और सजावट जो की गई वो नंदलाल बोस द्वारा, नंदलाल बोस द्वारा। ठीक है, मैं एक बार आपको पूरा फैक्ट रिवाइज करा देती हूँ। संविधान सभा द्वारा क्या किया गया? हाथी को प्रतीक के रूप में अपनाया गया। ठीक है, यानी कि संविधान सभा का प्रतीक है ना हाथी। कौन था संविधान सभा का प्रतीक? हाथी। ठीक है, हाँ, संविधान सभा का प्रतीक कौन था? वो था हाथी। ठीक है, फिर संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार यानी कानूनी सलाहकार है ना, संवैधानिक सर बी एन राव। कौन थे? सर बी एन राव। सर बी एन राव कौन थे? सर बी एन राव, ये थे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार, कानूनी सलाहकार। ठीक है, फिर एच वी आर अयंगर, संविधान सभा के सचिव। संविधान सभा के सचिव कौन थे? एच वी आर अयंगर। ठीक है, एच वी आर अयंगर जो थे वो क्या थे? वो संविधान सभा के सचिव थे। ठीक है, फिर इसका जो लिखावट है ना, संविधान की लिखावट इंग्लिश वाली है ना, लेखन, सुलेखन। ठीक है, सुलेखन किसके द्वारा किया गया? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, है ना। ठीक है, इनके द्वारा क्या किया गया? इंग्लिश में जो सुलेखन था हमारे संविधान का वो किया गया। ठीक है, हिंदी में किसके द्वारा किया गया था? हिंदी में किया गया था कृष्ण वेद द्वारा, है ना, वसंत कृष्ण वेद द्वारा क्या किया गया था? हिंदी में सुलेखन किया गया था। ठीक है, फिर सजावट किसने की थी? संविधान की सजावट किसने की थी? तो शांति निकेतन के कलाकार थे राम मनोहर सिन्हा और नंदलाल बोस। ठीक है, नंदलाल बोस ने प्रस्तावना की भी सजावट की, और हिंदी में जो संविधान की कृति थी, हिंदी में जो संविधान का लेखन किया गया था उसकी भी सजावट किसने की थी? उसकी भी सजावट करी थी नंदलाल बोस ने। ठीक है, फिर देखेंगे संविधान का हिंदी पाठ। क्या देखेंगे? संविधान का हिंदी पाठ। तो मूल संविधान में हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ के संबंध में कोई प्रावधान नहीं था। क्या था? कि मूल संविधान में हिंदी के भाषा के प्राधिकृत पाठ के संबंध में कोई प्रावधान नहीं था। ठीक है, यानी कि मूल संविधान जो है हमारा, है ना, उसमें क्या था? हिंदी भाषा के प्राधिकृत पाठ के संबंध में कोई प्रावधान नहीं था। कोई प्रावधान नहीं था। ठीक है, फिर अपन सेकंड, मूल संविधान में क्या था? हिंदी भाषा के प्राधिकृत पाठ के संबंध में कोई प्रावधान नहीं था। इसे बाद में जोड़ा गया। इसे बाद में कब जोड़ा गया? तो 58वें संविधान संशोधन,
कौन सा संविधान संशोधन किया गया, इसके बारे में संशोधन किया गया 58वां। ठीक है, 58वें संविधान संशोधन अधिनियम 1987 द्वारा, 58वें संविधान संशोधन, 58वें संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, 58वें संविधान संशोधन अधिनियम 1987 के द्वारा, 1987 के द्वारा संविधान में ये प्रावधान जोड़ा गया, संविधान में ये प्रावधान किया गया कि हिंदी भाषा के संबंध में भी ठीक है, संविधान संबंध में प्रावधान किया गया। ठीक है, तो क्या किया गया, 58वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में 1987 के द्वारा संविधान में हिंदी भाषा से संबंधित प्राधिकृत पाठ के बारे में लिखा गया। ठीक है, और कब, ठीक है, इसके तहत कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया 58वें संविधान संशोधन के तहत हिंदी से संबंधित, तो अनुच्छेद 394A। कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया, अनुच्छेद 394A। ठीक है, तो अनुच्छेद 394A किससे संबंधित है, अनुच्छेद 394A संबंधित है हिंदी भाषा के प्राधिकृत पाठ से। ठीक है, किससे संबंधित है, अनुच्छेद 394A हिंदी भाषा के प्राधिकृत पाठ से। और इसे कब जोड़ा गया, इसे जोड़ा गया 58वें संविधान संशोधन अधिनियम 1987 के द्वारा। ठीक है, इसके तहत क्या प्रावधान किए गए, तो इसके तहत प्रावधान किए गए कि इस प्राधिकार के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा कराए गए अनुवाद का प्रकाशन इस प्रकार होगा। संविधान का हिंदी में अनुवाद, यदि इसमें किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता होगी तो केंद्रीय अधिनियम द्वारा हिंदी के लिए स्वीकार किए गए भाषाई रूप एवं शब्दावली को ही अपनाया जाएगा। संविधान के सभी संशोधन प्रकाशन से पहले सम्मिलित किए जाएंगे। ठीक है, यानी कि क्या होगा कि इसके तहत क्या किया जाएगा, इसके तहत जो भी प्रस्ताव लाए जाएंगे, ठीक है, उनका प्रकाशन से पूर्व ही उन्हें क्या किया जाएगा, उसे हिंदी भाषा में, उसे हिंदी का रूप दिया जाएगा, यानी कि उसे हिंदी भाषा के पाठ में शामिल किया जाएगा। ठीक है, फिर अगर इसके लिए कोई शब्द को लेकर कोई उलझन होती है ना, तो उसे केंद्रीय अधिनियम द्वारा किए गए जिस शब्द को स्वीकार किया जाएगा उसे ही मान्य किया जाएगा। ठीक है, हिंदी के लिए जो शब्द स्वीकार किया जाएगा केंद्रीय अधिनियम के द्वारा उसे ही स्वीकार किया जाएगा। ठीक है, और संविधान के प्रत्येक संशोधन का जो अंग्रेजी में ही हिंदी में भी अनुवाद किया जाएगा। ठीक है, इसके तहत क्या प्रावधान किया गया कि जो संविधान का जो प्रत्येक संशोधन है वो किस में है, इंग्लिश में है, तो उसका हिंदी में भी अनुवाद किया जाएगा। ठीक है, इस पाठ का वही अर्थ लगाया जाएगा जो अंग्रेजी के मूल पाठ में विहित है। ठीक है, क्या किया जाएगा कि जो हमें जो शब्द है ना, इंग्लिश का शब्द है, उसका जो अर्थ निकल रहा है, ठीक है, वही अर्थ हिंदी का भी होना चाहिए, उसका अलग अर्थ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो क्या किया जाएगा, इस हिंदी पाठ का वही अर्थ लगाया जाएगा जो अंग्रेजी के मूल पाठ में विहित है। ठीक है, यदि अर्थ लगाने में कोई असुविधा उत्पन्न होगी तो राष्ट्रपति इसका उपयुक्त परीक्षण करेगा। ठीक है, यानी कि हिंदी और इंग्लिश के जो अर्थ अलग अलग हो रहे हैं, उनका अर्थ सही समझ में नहीं आ रहा है, तो राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट की सहायता से इसका क्या किया जाएगा, परीक्षण किया जाएगा। ठीक है, संविधान के प्रत्येक संशोधन का जो अंग्रेजी में है हिंदी अनुवाद किया जाएगा, यानी कि संविधान का प्रत्येक संशोधन, प्रत्येक भाग जो अंग्रेजी में है उसका हिंदी में अनुवाद किया जाएगा और उसे हिंदी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझाया जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ संविधान का हिंदी पाठ के बारे में। अब हम देखेंगे संविधान की प्रमुख विशेषताएं। तो भारतीय संविधान तत्वों और मूल भावना की दृष्टि से क्या है, अद्वितीय है। हालांकि इसमें कई तत्व विश्व के विभिन्न संविधानों से उधार लिए गए हैं। भारतीय संविधान के कई ऐसे तत्व हैं जो अन्य देशों के संविधानों से अलग पहचान प्रदान करते हैं। यह बात ध्यान देने योग्य है कि सन 1949 में अपनाए गए संविधान के अनेक वास्तविक लक्षणों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, विशेष रूप से 7वें 42वें 44वें 73वें 97वें और 101वें संशोधन में। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि संविधान के अनेक वास्तविक लक्षणों में जो बहुत सारे जो परिवर्तन हुए उनमें बहुत महत्वपूर्ण संशोधन रहे वो है 7वां 42वां 44वां 73 74 97वां और 101वां संविधान संशोधन। ठीक है, संविधान में कई बड़े परिवर्तन करने वाले 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1934 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। हालांकि केशवानंद भारती मामला, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, केशवानंद भारती मामले में 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी कि अनुच्छेद 368 के तहत, अनुच्छेद 368 क्या है, अनुच्छेद 368 है संविधान में संशोधन करने की हमें शक्ति देता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 368 के तहत संसद को मिली संवैधानिक शक्ति संविधान के मूल ढांचे को बदलने की अनुमति नहीं रहती, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में केशवानंद भारती में कहा था कि आप संविधान में संशोधन कर सकते हो लेकिन उसके मूल ढांचे को बिना हानि पहुंचाए। ठीक है, फिर संविधान की विशेषताएं
तो सब हमारा जो संविधान है वो सबसे लंबा और लिखित संविधान है। कैसा संविधान है हमारा? विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान है ना। संविधान को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है, लिखित, ठीक है। संविधान को कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है? संविधान को विभाजित किया जाता है 2 वर्गों में, लिखित और अलिखित। संविधान को क्या किया जाता है? 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। एक तो होता है लिखित संविधान। कौन सा होता है? लिखित संविधान। एक होता है अलिखित संविधान। अलिखित संविधान। लिखित संविधान किसका है? लिखित संविधान है अमेरिका का, ठीक है। और अलिखित संविधान है ब्रिटेन का, ठीक है। ब्रिटेन में जो संविधान है वो अलिखित है, यानी कि वो प्रथाओं और मान्यताओं के द्वारा ही उनका देश चल रहा है। और हमारा और अमेरिका का जो संविधान है वो लिखित संविधान है। कैसा संविधान है? लिखित संविधान, ठीक है। यह बहुत वृहद और समृद्ध दस्तावेज है, ठीक है। भारत का जो संविधान है, ठीक है, भारत का जो संविधान वो कैसा संविधान है? पहले तो भारत का संविधान है लिखित, है ना। भारत का संविधान कैसा है? लिखित। और विश्व का सबसे लंबा, विश्व का सबसे लंबा या बड़ा, है ना, विश्व का सबसे लंबा और, ठीक है, विश्व का सबसे लंबा और विस्तृत दस्तावेज है ना। क्या है? विस्तृत दस्तावेज है, ठीक है। हमारा जो संविधान है वो कैसा है? विश्व का सबसे लंबा और विस्तृत क्या है? दस्तावेज है, ठीक है। मूल रूप से 1949 में, ठीक है, संविधान में क्या क्या थे? तो मूल रूप से संविधान में, मूल रूप से ना, जो हमारा संविधान जब बनकर तैयार हुआ था, ठीक है, उसमें क्या थे? संविधान में मूल रूप से उसमें थे एक तो प्रस्तावना, क्या थी? प्रस्तावना। 395 अनुच्छेद। कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद थे। ठीक है, प्रस्तावना थी, 395 अनुच्छेद थे और 22 भागों में विभक्त थे। कितने भागों में विभक्त थे? 22 भागों में विभक्त थे। और 8 अनुसूचियां थी। कितनी अनुसूचियां थी? संविधान में मूल रूप से 8 अनुसूचियां, ठीक है। कितनी अनुसूचियां थी संविधान में? मूल रूप से 8 अनुसूचियां थी, ठीक है। मूल संविधान में क्या था? प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां, ठीक है। फिर अभी, ठीक है, फिर अभी जो हमारा संविधान है वर्तमान में, ठीक है, इसमें क्या 470 से भी अधिक अनुच्छेद है। कितने अनुच्छेद है? 470 से भी अधिक अनुच्छेद है। पर हम उन्हें क्या, हम मूल अनुच्छेद अभी भी 395 मानते जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी, संविधान में 58वें संशोधन के द्वारा 394 अनुच्छेद छोड़ा गया था, ठीक है। तो क्या किया गया है? तो 395 अनुच्छेद, पर उन्हीं को और विस्तृत रूप दे दिया, जैसे कि ABCD के रूप में, और जो अनुच्छेद है वो जोड़े गए हैं, ठीक है। तो ठीक है, जैसे कि 394A जोड़ा गया था, ठीक है। तो संविधान में कितने 470 प्लस अनुच्छेद हो चुके हैं वैसे तो, है ना। कितने? 470 प्लस अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां। कितनी अनुसूचियां हैं? 12। 8 अनुसूचिया की जगह कितनी अनुसूचियां हो चुकी हैं हमारे संविधान में? हमारे संविधान में है 12 अनुसूचियां, ठीक है। 470 प्लस अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां, ठीक है। और ये कितने भागों में विभक्त है? तो 25 भागों में विभक्त है, ठीक है। 22 भागों से कितने भागों में विभक्त है? तो 25 भागों में विभक्त है, ठीक है। सन 1951 से हुए विभिन्न संशोधनों ने करीब 20 अनुच्छेद व एक भाग, ठीक है, भाग 7 जो था, ठीक है, भाग 7 को हटा दिया और इसमें करीब 95 अनुच्छेद, 4 भाग है ना, 4A, 9A, 9B और 14 का, और 4 अनुसूचियां 9, 10, 11, 12 को जोड़ा। विश्व के किसी अन्य संविधान में इतने अनुच्छेद और अनुसूचियां शामिल नहीं है, ठीक है। भारत के संविधान को विस्तृत बनाने के पीछे 4 कारण है। क्या कारण है? 4 कारण, ठीक है। भारत का जो संविधान है इसको विस्तृत बनाने के पीछे, यानी इतना बड़ा होने के पीछे कितने कारण हैं? तो भारत के संविधान को इतना बड़ा बनने के पीछे 4 कारण। पहला है भौगोलिक कारण। कौन सा कारण है? भौगोलिक कारण, ठीक है। भौगोलिक कारण में आप देख ही रहे हो, हमारा जो भारत है वो विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। क्या है? विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है, ठीक है। तो इतने बड़े देश के लिए अगर आपको कानून बनाना है तो जाहिर है वो थोड़ा बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। फिर ऐतिहासिक कारण। ऐतिहासिक कारण में क्या है कि 1935 का जो अधिनियम था वो भी अपने आप में बहुत ही विस्तृत और बहुत ही बड़ा दस्तावेज था, ठीक है। तो भौगोलिक कारण के साथ साथ क्या कारण है भारत के संविधान का बड़ा बनने का? कारण है ऐतिहासिक कारण।
ऐतिहासिक कारण में हम देखते हैं 1935 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम, ठीक है। फिर है हमारा जो संविधान है वो क्या है, एकल संविधान है। कैसा संविधान है, एकल संविधान, एकल संविधान। जैसे अमेरिका का संविधान है, उसमें क्या है, उसमें सिर्फ और सिर्फ संघ के बारे में उल्लेख है, उनके राज्यों का अलग संविधान होता है, ठीक है। लेकिन हमारे भारत में क्या है, हमारे संविधान में जो शामिल किया गया वो संघ और राज्य दोनों के बारे में विवरण हमें हमारे संविधान में देखने को मिलता है, ठीक है। किसमें देखने को मिलता है, हमारे संविधान में मिलता है, ठीक है। तो पूरे भारत के लिए एक ही संविधान है, क्या है, पूरे भारत के लिए एक ही संविधान है, ठीक है। और पूरे भारत के लिए जब एक ही संविधान है तो जाहिर है कि हमारा संविधान जो है वो बड़ा बन गया है, ठीक है। फिर एक संविधान होने के साथ साथ हमारे यहाँ पर अलग भाषाएं, अलग अलग धर्म, वो अलग अलग संस्कृतियाँ, है ना। तो इन सब चीज़ों का समेकन करने के लिए भी हमारे यहाँ पे ठीक है, इनसे भी हमारा संविधान जो होता है वो क्या होता है, बड़ा बन जाता है, ठीक है। तो हमारा संविधान क्या है, एकल संविधान। एकल संविधान यानी कि पूरे देश के लिए एक ही संविधान है। जैसे कि अमेरिका में अमेरिका का जो फेडरल व्यवस्था है, संघीय व्यवस्था, उसका संविधान अलग है और वहाँ के प्रत्येक राज्य का संविधान अलग है, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है। फिर संविधान सभा में जो इसका बड़ा होने का एक और कारण है वो क्या है, संविधान सभा में कौन थे, कानून विशेषज्ञ लोग थे, कानून विशेषज्ञ लोग थे। यानी कि कौन थे संविधान सभा में, संविधान सभा में वकील थे, वकीलों का झुंड था ना, ठीक है। जैसे कि जवाहरलाल नेहरू थे वो भी वकील थे, भीमराव अंबेडकर जो थे वो वकील थे, है ना। तो अधिकतर जो लोग थे वो कैसे थे, वो लोग थे वकील, ठीक है। और जब वो वकील थे तो क्या है कि जाहिर है कि वो हर एक शब्द की अच्छे से व्याख्या करना पसंद करेंगे ताकि आगे चल के कोई और समस्या उत्पन्न ना हो, ठीक है। तो उन्होंने बहुत ही जटिल शब्द यूज़ किए और ठीक है, और उन सब की व्याख्या भी अपने अपने अनुसार करी है, ठीक है। तो क्या था, भारत के संविधान का बड़ा बनने के सबसे पहला कारण क्या, भौगोलिक, ठीक है, विश्व का सबसे 7वां बड़ा देश है, इसके लिए कानून बनाना है, ठीक है। फिर सेकंड है ऐतिहासिक कारण, 1935 का अधिनियम हम देखते हैं, वो भी अपने आप में एक बहुत ही बड़ा दस्तावेज था। फिर एकल संविधान, पूरे देश के लिए एक ही संविधान है, मतलब राज्यों का और केंद्र का सबका एक ही संविधान है। फिर कानून विशेषज्ञ लोग थे, उनका प्रभाव था, तो इनके कारण भी हमारा संविधान क्या होता है, हमारा संविधान एक विस्तृत दस्तावेज के रूप में हमारे सामने, ठीक है। संविधान में न सिर्फ शासन के मौलिक सिद्धांत, फिर इसके बड़ा होने का कारण एक और है कि हमारे जो संविधान है इसमें सिर्फ शासन का मौलिक सिद्धांत के रूप में प्रशासनिक विवरण भी विद्यमान है। क्या है, सिर्फ शासन नहीं है, सिर्फ शासन के साथ साथ प्रशासनिक विवरण भी हमारे इसमें संविधान में क्या है, विद्यमान है, ठीक है। इसके अतिरिक्त अन्य आधुनिक लोकतंत्रों में जिन मामलों को आम विधान अथवा स्थापित राजनीतिक परिपाटी पर छोड़ दिया गया उन्हें भी भारत के संवैधानिक दस्तावेज में शामिल किया गया, ठीक है। क्या क्या है, आधुनिक जो अन्य जो देश है, ठीक है, जिन्होंने क्या किया, आम विधानों अथवा स्थापित राजनीतिक परिपाटियों पर छोड़ दिया गया है, ठीक है। बहुत सारे देश हैं जिन्होंने बहुत सारी बातें सिर्फ राजनीतिक पार्टियों पर छोड़ दी है, ठीक है। लेकिन हमारे संविधान ने ऐसा नहीं किया, हमारे संविधान ने उस प्रत्येक बात को संविधान में शामिल किया जो कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट, ठीक है। फिर हमारा संविधान, पहला तो संविधान की क्या विशेषता हुई, तो संविधान विस्तृत दस्तावेज है, क्या है, विश्व का सबसे लंबा और विस्तृत दस्तावेज है। दूसरा है हमारा जो संविधान है वो विभिन्न स्रोतों से विहित है। क्या है, मतलब कि हमारा संविधान जो है वो बहुत सारे कितने 60 संविधान सभा ने 60 देशों के संविधानों को पढ़ा था। कितने देशों के संविधानों को पढ़ा था, 60 देशों के संविधानों को पढ़ा था। और उसको पढ़ने के बाद हमारे संविधान में उन बातों को शामिल किया गया जो हमारे देश के लिए अनुकूल हो, ठीक है। तो संविधान की दूसरी विशेषता है कि विभिन्न स्रोतों से विहित है, ठीक है। हमने बहुत सारे देशों से जो हमारे देश के अनुकूल उसको करके हमने बहुत सारी चीज़ें अडॉप्ट की, ठीक है। तो भारत के संविधान ने अपने अधिकतर उपबंध जो है यानी कि अधिकतर जो प्रावधान है ना वो कई देशों के संविधानों और भारत शासन अधिनियम 1935 के उपबंध से लिए हैं। क्या क्या है, कई देशों के संविधान और भारत शासन 1935 का जो अधिनियम है, ठीक है, उससे लिए हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने जब बाबा साहब अंबेडकर से पूछा गया था कि ये जो हमारा संविधान है ये तो उधार का संविधान है, इसमें कुछ मौलिक नहीं है, ठीक है। तब बाबा साहब अंबेडकर ने जवाब दिया था कि गर्व के साथ उन्होंने ये घोषणा की थी कि भारत के संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद किया गया है, ठीक है। क्या कहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब उन्होंने क्रिटिक्स लोगों ने कहा था कि हमारा जो संविधान है वो उधार का संविधान है, ठीक है, तब उन्होंने कहा था कि भारत के संविधान का निर्माण, ठीक है, विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद किया गया है, ठीक है। क्या क्या है, विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद इसका निर्माण किया गया है, ठीक है। संविधान का अधिकार ढांचा
अधिकार ढांचागत हिस्सा है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। ठीक है, अधिकार जो ढांचा है वो किससे लिया गया है, ढांचागत हिस्सा, यानी कि 1935 से। ठीक है, और 1935 से जो 1935 के अधिनियम से जो लिया गया है वो मुख्यतः क्या है, प्रशासन व्यवस्था है, प्रशासन व्यवस्था। ठीक है, वो किससे ली गई है, वो ली गई है 1935 के अधिनियम से, प्रशासन के या शासन व्यवस्था है ना, वो हमने किससे ली है, वो हमने ली है 1935 के अधिनियम से। संविधान का दार्शनिक भाग, यानी कि दार्शनिक भाग कौन सा है, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, संविधान का दार्शनिक भाग, संविधान का दार्शनिक भाग। ठीक है, संविधान का दार्शनिक भाग वो कौन कौन से है, वो है मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, क्या है, तो संविधान का दार्शनिक भाग यानी कि मौलिक, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहले तो ये पूछा जा सकता है आपसे संविधान के दार्शनिक भाग कौन कौन से। ठीक है, जिसमें आपको दे देंगे मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, है ना, प्रस्तावना, अगर आपको ऐसे ऑप्शन दे दिए जाते। ठीक है, तो उसमें क्या है, हमें चुनना है संविधान का दार्शनिक भाग है मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व। क्या है, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व। ये दार्शनिक भाग क्यों है, क्योंकि मौलिक अधिकारों से हमें क्या पता चलता है, मौलिक अधिकारों से हमें पता चलता है कि जो संविधान बनाने वाले थे वो भारत की जनता को क्या करना चाह रहे थे, वो राजनीतिक अधिकार देना चाह रहे थे। ठीक है, और नीति निर्देशक तत्वों से हमें पता चलता है कि वो सामाजिक और आर्थिक अधिकार भी क्या करना चाह रहे थे, भारत की जनता को देना चाहते थे। ठीक है, तो ठीक है, संविधान का दार्शनिक भाग कौन सा है, वो है मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, ये किन किन से लिया है, तो मौलिक अधिकार जो लिए वो अमेरिका के संविधान से लिए। ठीक है, और नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए। कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड से। मौलिक अधिकार जो है वो अमेरिका से लिए गए हैं और नीति निर्देशक तत्व जो है वो आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक है, फिर भारतीय संविधान का राजनीतिक भाग, यानी कि कैबिनेट सरकार का सिद्धांत और कार्यपालिका और विधायिका के संबंध का अधिकांश हिस्सा किससे लिया गया, वो ब्रिटेन से लिया गया। ठीक है, यानी कि क्या है, कार्यपालिका और विधायिका, या ये कहें कि हमारे भारत में जो संसदात्मक व्यवस्था है वो कहाँ से ली गई है, वो ब्रिटेन से ली गई है। भारत में जो शासन की व्यवस्था है ना वो कहाँ से ली गई है, वो ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है, तो भारत के संविधान का राजनीतिक भाग या संसदीय व्यवस्था यानी कि कार्यपालिका और विधायिका, कार्यपालिका और विधायिका कहाँ से लिया गया, तो ये लिया गया ब्रिटेन से। ठीक है, कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से। ठीक है, भारत में शासन व्यवस्था जो है वो ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है, फिर अब संविधान के जो अन्य प्रावधान है वो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।